डॉक्टर भागवत कराड़। डॉक्टर भागवत कराड़। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका सभापति महोदय तथा हमारे हाउस लीडर जेपी नड्डा साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, मुझे बोलने का मौका इस सभागृह में दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार 9 जून को शपथ ली और ये तीसरी टर्म है, कंटिन्यूअस उन्होंने तीसरी टर्म में शपथ ली और प्रधानमंत्री का कारभार संभाल रहे। पहली बार 26 मई 2014 में शपथ ली, दूसरी बार 30 मई 2019 को शपथ ली और तीसरी बार 9 जून को शपथ ली। अगर पिछले 10 साल अगर हम देखें तो इस 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय का हर एक पल और शरीर का हर एक कण दिन रात काम करते हुए इस देश का विकास करने के लिए अपना समय दिया है। मैं बताना चाहता हूं, इस 10 साल में दीनदयाल जी का विचार का समोर रखते हुए, सामने रखते हुए अंत्योदय यानी गरीब से गरीब आदमी को मदद कैसा मिले, इसी के ऊपर अलग अलग स्कीम्स बनाई, अलग अलग नीतियां बनाई और सिर्फ बनाई नहीं है, इनका सैचुरेटेड कैसा हो, हर राज्य में इस स्कीम कैसा जाए, इसी के लिए प्रयास किए और इसी का प्रयास का अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी टर्म प्रधानमंत्री बने 62 साल के बाद ये हमें देखने को मौका मिला है। लोगों का समर्थन मिला, लोगों की आस्था मिली और लोगों को विश्वास मिला। मैं इसी के साथ माननीय मोदी जी के साथ हमारे यशस्वी अर्थ मंत्री, महिला अर्थ मंत्री जो पहला बार बने हैं, उन्होंने भी 7 बार इस पार्लियामेंट में बजट पेश किया है। उन्हीं का एक रिकॉर्ड बना है। मैडम अर्थ मंत्री मैडम का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। 23 तारीख को अर्थ मंत्री मैडम ने जो बजट पेश किया, इस बजट का अगर हम देखें तो अलग अलग 9 प्रायोरिटीज रखे और इस 9 प्रायोरिटी का अगर हम सार देखें तो इस देश की महिला, इस देश का युवा, इस देश का गरीब आदमी और इस देश का अन्नदाता। माननीय उपसभापति महोदय, मैं किसी कास्ट, किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, 140 कोटि जनता की बात कर रहा हूं। तो हमेशा आलोचना किए जाते हैं अपोजिशन के तरफ से, जातिवाद है, धर्म देखते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं 140 कोटि जनता मेरा परिवार है, 140 कोटि जनता का हमें विकास करना है। तो 140 कोटि जनता के लिए जो अलग अलग धर्म हो, जात हो, पंथ हो, काम हो रहा है और चारों वर्गों का उत्थान करने के लिए, विकास करने के लिए दिन रात हमारी सरकार, भारत सरकार काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं, इस सभागृह में 2 दिन से महंगाई के ऊपर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्री हो, स्किलिंग हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, सोशल जस्टिस हो, ग्रामीण और शहरी विकास हो, सभी क्षेत्र में जो दिया बजट में दिया, इसके ऊपर चर्चा हो रही। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं, 140 कोटि जनता, ये भारतीयों का आशा और आकांक्षा पूरे करने वाला बजट हमारे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी मैडम ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये पार्लियामेंट के पेश किया है और हमारे भारत देश को एक विकसित राष्ट्र, जो राष्ट्र सभी विश्व को मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र बनाने का कोशिश हो रही है। अगर हम 10 साल पहले पीछे गए, जो यूपीए का काल था, 2012-13 की याद है हम सभी को, जिसमें जो सरकार थी, सरकार के मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हुए थे और सरकार के मंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हुए, केंद्र सरकार के जो जेल में भी गए थे, जेल में मंत्री गए थे। अगर हम उसी वक्त देखें तो हमारे मेट्रोपॉलिटन शहरों में आतंकवाद में जाके बम हमले करते थे। उतना ही नहीं तो हमारी इकोनॉमी फ्रेजाइल हुई थी, फ्रेजाइल इकोनॉमी हुई थी। भारत का एक हर विश्व में अगर देखें तो एक प्लीज बैठ करके ना बोलो, भ्रष्टाचारी सरकार, एक आतंकवादी और गरीबों का
देश जैसा परिस्थिति हुई थी, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में ऐसे काम हो चुके हैं कि भारत देश की तस्वीर और तकदीर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बदल चुकी है और भारत का सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ चुका है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं 1985 में एक डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करता था। उसी वक्त अखबार में पढ़ा था, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव जी गांधी ने बताया था, अगर हम दिल्ली से 100 रुपए नीचे भेजे तो 15 रुपए सिर्फ लाभार्थी को मिलते हैं, 85 रुपए जो बिचौली खाते हैं, बिचौली के जेब में जाते हैं। लेकिन 30 साल में इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अलग अलग स्कीम के माध्यम से जनधन अकाउंट खोला, गरीबों के अकाउंट खोल दिए, इसको आधार कार्ड से लिंक किया, और उतना ही नहीं तो मोबाइल से लिंक करके जाम ट्राइनिटी लाए और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर माननीय मोदी जी के वक्त चालू हो गया। इसके माध्यम से हर गरीब के अकाउंट में पैसा जाता है और सिर्फ पैसा नहीं जाता तो उनके मैसेज भी जाता है। अभी हम सब लोग गरीबी के बारे में सोच रहे हैं, गरीबी के बारे में बता रहे थे। माननीय उपसभापति महोदय, भारत सरकार की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कुछ जो डिसीजंस लिए तो मैं बताना चाहता हूं। एक बैंकिंग में एक डिसीजन ऐसा है, तो बैंकिंग टू ऑल बैंकर्स, जो हमारे भारत देश में 18 साल के ऊपर युवा हो या सभी का बैंक अकाउंट कैसा खोले, सिक्योरिंग टू द अनसिक्योर्ड, मुझे हर एक नागरिक को सिक्योर कैसा किया जाए, और फंडिंग टू अनफंडेड। तो ये तीनों चीज में सामने रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग स्कीम निकाले हैं। जो गरीबों की मैं बात कर रहा हूँ, गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ, जिसमें गरीब लोगों को घर नहीं थे, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 4 करोड़ लोगों को घर मिले, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से 12 करोड़ लोगों को घर में टॉयलेट बनी, उज्ज्वला के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को गैस मिला, सुरक्षा बीमा योजना जिसके माध्यम से अगर 20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए अगर हम भरे तो 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, स्वनिधि योजना जिसके माध्यम से जो स्ट्रीट वेंडर्स है, रस्ते में काम करने वाला मजदूर, उसको 80,000 तक पैसा मिलता है जो उसमें बैंक वाले रिफ्यूज नहीं कर सकते। मुद्रा योजना के माध्यम से 43 करोड़ लोन्स अलग अलग लोगों को मिले। उसकी तरफ से जनधन अकाउंट 54 करोड़, और हमारे सभागृह नेता यानी माननीय नड्डा जी जब आरोग्य मंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने स्कीम लाया है आयुष्मान भारत, इतनी बड़ी स्कीम दुनिया में किधर भी नहीं, मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं, जो 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, ये भी स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय नड्डा साहब ने लाया है। उतना ही नहीं तो औषध की कोई बता रहा था, जन औषधि केंद्र, मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे समझ सकता है, एक आधा ब्रांडेड मेडिसिन लेना है तो उसकी कीमत ज्यादा रहती है, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन जन औषधि के केंद्र पे ऊपर रहते हैं और उसका वैल्यू मिनिमम रहता है, यानी 1/10 में दवा मिलती है। ऐसे 10,000 जन औषधि में चालू किया है भारत देश में और 25,000 करने का अनुमान है। ये सब करते समय कोई बात कर रहा था मनरेगा के बारे में, तो मनरेगा के बारे में वो भी स्कीम चालू है जिसका बजट भी बढ़ चुका है। किसान सम्मान निधि हो, किसानों के लिए यूरिया में सब्सिडी हो, तो हर एक सेक्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मदद मिल रही है। जो अभी 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिलता है फूड सिक्योरिटी के माध्यम से, तो ये सब सुविधा के माध्यम से एक नतीजा आया, जो नीति आयोग के माध्यम से 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर गए। तो हमारे कुछ अपोजिशन ने क्वेश्चन उठाया था कल कि अगर 25 करोड़ ले तो 80 करोड़ लोगों को आप अनाज क्यों दे रहे, ऐसा भी क्वेश्चन उठाया था। लेकिन इसमें ऐसा है माननीय उपसभापति महोदय, अगर उनको समझो घर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो अगर वो वापिस वो पॉवर्टी में जा सकते, इसलिए 5 साल तक ये स्कीम कंटिन्यू किया है। इसीलिए 2 लाख करोड़ हर साल गवर्नमेंट खर्चा करती है जो गरीब लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी देती है। इतना ही नहीं, अभी 2 दिन से डिस्कशन चल रहा है इनइक्वालिटी, यानी समाज का गरीब से गरीब आदमी हो रहा है और श्रीमंत हो रहा है। इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं।
भारत के में एक जीनी कोएफिशिएंट बोलते हैं। जीनी कोएफिशिएंट यानी इसका प्रमाण 0 to 1 रहता है। अगर ये जीनी कोएफिशिएंट हम देखें तो भारत का जीनी 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तो जीनी कोएफिशिएंट जो था 0.489 था, 0.489, और मोदी जी के नेतृत्व में ये कम होते गया और जीनी कोएफिशिएंट 2024 में अभी 0.402 है, यानी 15% लोगों को अनइक्वलिटी कम हो चुकी है, लोगों के जो डिफरेंस है उसमें भी कम हो चुका है। अगर हम दूसरे देश से कंपेयर किए, अमेरिका, जर्मनी, चाइना, जापान, तो हम उसके बराबर जा रहे, उतने लगते नहीं गए। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, महंगाई के ऊपर भी इस सभागृह में बहुत सारी बात हो गई। हमारे पूर्व अर्थ मंत्री चिदम्बरम साहब ने कल बताया कि माननीय अर्थ मंत्री मैडम ने सिर्फ 10 लाइन लिखा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं हमारे पूर्व अर्थ मंत्री यहाँ नहीं है। जो कुछ स्कीम्स है, स्कीम्स के माध्यम से गरीबों को मदद हो रही है और गरीबों को मदद होकर हमारा विकास तो हो रहा है, उसके साथ महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ 2-3 फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सीपीआई इंडेक्स बोलते हैं। जो अगर सीपीआई इंडेक्स यानी कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन रेट अगर देखें तो 2012-13 में सीपीआई इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 10% था, लेकिन कोविड की महामारी 19, 20, 21 होते हुए भी 2023 में ये सीपीआई इंडेक्स 5.4% हो गया और नॉन कोर इन्फ्लेशन रेट 3.1% है। अगर हम WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात की है तो 2012-13 में यानी 10 साल पहले WPI इंडेक्स ये 7.6, तो महंगाई उस टाइम ज़्यादा थी। अभी अगर हम देखें तो 3.36% है, तो कंपेयर टू महंगाई कम है। इतना ही नहीं तो हमारे एम्प्लॉयमेंट की डिस्कशन बहुत सारा हो रहा है। हमारे पूर्व अर्थ मंत्री ने कहा था कि इस बजट में भारत सरकार के माध्यम से PLI जो स्कीम चालू किए थी यानी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, माननीय उपसभापति महोदय मैं बताना चाहता हूं, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है और 3 साल पहले हमारे जो बजट में आई थी, इसके माध्यम से प्रोडक्शन को वृद्धि मिले, प्रोडक्शन बढ़े, उसके साथ जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट कम हो और जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको बढ़ोतरी मिले। ये तीनों जो है, अगर हम अलग अलग प्रोडक्शन, जो PLI स्कीम 14 प्रोडक्ट या 14 सेक्टर में काम करती है, तो इसमें से मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये PLI स्कीम जो है ये प्री मोबाइल के लिए हमने लागू किया है, तो मोबाइल के माध्यम से भारत देश दुनिया में दूसरा नंबर का प्रोडक्शन का बन चुका है PLI स्कीम के माध्यम से। उतना ही नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हमारा एक्सपोर्ट बढ़कर 8,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। उतना ही नहीं तो सोलार मॉड्यूल्स जो PLI स्कीम में आते हैं, सोलार मॉड्यूल्स में भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। तो ये PLI स्कीम, मैं हमारे पूर्व अर्थ मंत्री माननीय चिदम्बरम जी यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये PLI स्कीम चालू है और इस चालू मैडम अर्थ मंत्री मैडम ने इसको बजट में पैसा भी रखा है, पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर में, इसमें भी इनका काम है और हेल्थ सेक्टर में बजट बढ़ा के भी दिया है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात किए तो एम्प्लॉयमेंट के बातें में जैसे कुछ अभी बताए तो एम्प्लॉयमेंट में 3 फैक्टर रहते हैं सर। इसमें एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और स्किलिंग, इसमें अलग अलग स्कीम के माध्यम से, जो मैं टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से अलग अलग 3 स्कीम्स निकाले हैं और 3 स्कीम से माध्यम से अलग अलग जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, उनको मदद कैसा मिली इसके ऊपर सविस्तर बजट में दिया है। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि ये 3 स्कीम्स और स्किलिंग ऐसे 4 स्कीम्स हैं, इतना ही बताना चाहता हूं। अलग अलग लीडर्स ने, अलग अलग नेतागण ने बताया कि भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन हम अगर बजट देखें तो बजट में क्लियर कट बताया है कि 4 करोड़ 10 लाख अगले 5 साल में यानी एवरी ईयर 8 मिलियन जॉब क्रिएट होंगे। अभी कपिल सिब्बल साहब बता रहे थे कि एवरी ईयर
6 to 7 मिलियन जॉब क्रिएट होना चाहिए। तो 67 तो नहीं था, हमारा तो टारगेट, भारत सरकार का टारगेट 8 मिलियन जॉब क्रिएट करने का है और उसी के लिए प्रोविजन भी किया है और उसी के लिए एम्प्लॉयर के लिए 2 लाख करोड़ एवरी ईयर उसके रखने का भी निबंधन दिया है। इसमें एक इंडेक्स रहता है CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स के अनुसार अगर हम भारत देश की बेरोजगारी कम करना है तो CMI के माध्यम से 80 लाख जॉब्स एवरी ईयर क्रिएट करना चाहिए और उससे हम भारत सरकार के माध्यम से जॉब क्रिएट करेंगे। एक महत्वपूर्ण रहता है कि हमारे पास युवा बहुत है, लेकिन युवा को स्किलिंग देना बहुत जरूरी है, युवा को ट्रेनिंग करना जरूरी है और इसी ट्रेनिंग करने के लिए ITI के माध्यम से ITI को अपग्रेड करते हुए जो अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग तालुका में ITI के माध्यम से उनको स्किलिंग बढ़ाई जाएंगी। उतना ही नहीं तो 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी अपग्रेडेड। और मैं बताना चाहता हूँ माननीय उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई स्किलिंग में डोमेस्टिक में एजुकेशन ले रहा है तो 7.5 लाख लोन विदाउट एनी कोलैटरल बैंक के माध्यम से मिलता है। अगर ज़्यादा लोन चाहिए 10 लाख तक तो उसमें 3% बैंक के माध्यम से सबवेंशन भी दिया है। अभी नेक्स्ट जो चीज़ आती है बजट में है जो प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलना, ये बहुत ज़रूरी है और प्रोडक्शन में तो इसमें बढ़ावा मिलने के लिए जो MSME इज़ द बैकबोन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत सरकार में जो MSME के माध्यम से जो प्रोडक्शन होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमारा इनकम बढ़ाना है तो 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी और क्रेडिट। नई टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा और क्रेडिट भी देना पड़ेगा। तो इसमें अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट 100 करोड़ तक मशीनरी लेता है तो गवर्नमेंट विल टेक द गारंटी। उतना ही नहीं तो समझो बैंक में ट्रांजैक्शंस नहीं है तो सिबिल देखा जाता है, तो सिबिल न देखते हुए अगर उसके डिजिटल ट्रांजैक्शंस है, डिजिटल फुटप्रिंट्स है, उसका भी इस्तेमाल बैंक वालों करने को बताया है। और कभी कभी अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट रहता है जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट नहीं भरते, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट को भी क्रेडिट गारंटी की व्यवस्था होंगी, ये बजट में दिया है और इसके माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय उपसभापति महोदय, 1 करोड़ युवाओं को देश के 500 टॉप कंपनी में ट्रेनिंग देके उसको गवर्नमेंट पैसा देने वाली है, हर महीना 5,000 रुपये देने वाली है, यानी 60,000 पर युवाओं को देंगे। ये तो ट्रायल है। और इसके साथ जो मुद्रा लोन है जिसके लिए गारंटी कोई देता नहीं है, लेकिन भारत सरकार उस मुद्रा लोन के लिए गारंटी है, उसका भी जो 10 लाख अमाउंट था वो भी 20 लाख रुपए किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप मैं बताना चाहता हूँ। ये मेरा बजट का स्पीच जब तक हम फिस्कल डिफिसिट के ऊपर बात नहीं करेंगे तब तक पूरा नहीं हुआ। तो अभी पोजीशन क्या है इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान करना जरूरी है। मैं बताना चाहता हूँ 2014-15 जब प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला बजट हुआ तो उसी टाइम हमारा बजट एस्टिमेट जो था 17,50,000 करोड़ था। 17,50,000 करोड़ 2014-15 की बात। 2024-25 की बात अगर हम देखें, यानी अभी जो 2 दिन पहले ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो दिया है उसमें 48,21,000 करोड़ का बजट है, यानी 3 टाइम्स वृद्धि हो चुकी है 10 साल में। उतना ही नहीं, जैसे कुल हमारे कल अग्रवाल जी ने बताया था पर कैपिटा इनकम जो 2013-14 में भारत देश का पर कैपिटा इनकम 80,000 पर पर्सन था, लेकिन अभी 10 साल में पर कैपिटा इनकम 2,12,000 पर हो गया है। इतना बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर हमारा टैक्स रिसिप्ट देखें, टैक्स अगर कलेक्शन अगर देखें तो 2014-15 में 13,64,000 करोड़ था और अभी 25,83,000 हो चुका है। अभी फिस्कल डिफिसिट के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जिसमें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2012-13 में अगर फिस्कल डिफिसिट ये तो 6.2% था, 2023-24 में 5.6 हो चुका है। 1 फरवरी जब इंटरिम बजट इस पार्लियामेंट में दिया था 2024 में, तब 5.1 था और कल के बजट में जो दिया है
4.9% हो गया। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, फिजिकल डिफिसिट भी कम हो गया। सभी एक कंट्री का एक रेटिंग रहता है, तो रेटिंग हमारा रेटिंग जो सोवरेन रेटिंग बेहतर होने के लिए भारत देश के माध्यम से सर 2 मिनट एक मिनट कंक्लूड करें। महिलाओं सबलीकरण के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जो 10-12 जो स्कीम्स है मैं बताना चाहता, मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ही बताना चाहता हूँ। छोटी छोटी चीज को जब प्रधानमंत्री जी ने लेते, जो एक बड़ी चीज उनके दिल में तो थी, लेकिन अपोजिशन उसने आलोचना करती थी, जैसा स्वच्छता किया, वैसा मैं एक बताना चाहता हूँ सदन को। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने जो राजपथ था, तो राजपथ का नाम वहां सुभाष बाबू चंद्र बोस की प्रतिमा लगाकर वहां इस नाम को कर्तव्य पथ रखा है। कर्तव्य पथ इसलिए रखा है कि हर एक 140 करोड़ भारतीय जब इस शहर में आएगा, जब सुनेगा, देखेगा, तो अपने अपने कर्तव्य की जरूरत उसको संभलना चाहिए। हर एक भारतीय जब एक अपने कर्तव्य करे तो भारत विकसित राष्ट्र बन जा सकता है, बनता है। तो मैं इस अवसर पर इतना ही बताता हूं कि कर्तव्य पथ जब मेरे दिल में नाम आ गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता मैं आधा मिनट में बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है, प्लीज आप सुन लो, आप जल्द खत्म करें। अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धेय अटल जी ने लिखा है, कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है, हमने स्वेद से सींचा है। कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है, किंतु अपने ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं है। किसी चुनौती के सम्मुख हम कभी झुके नहीं है। हम 5 सेकंड सर, हमें ध्येय के लिए, हमारा ध्येय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को सम्मान बढ़ाना है। हमें ध्येय के लिए जीने, जूझने और आवश्यकता पड़ने पर मरने का संकल्प को भी दोहराना है। तो हमारा संकल्प है भारत देश विकसित राष्ट्र बनाना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश एक आत्मनिर्भर देश बनाना है। हमें 140 करोड़ माननीय उपसभापति महोदय 140 करोड़ जनता को साथ में लेके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में